हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्विसेज क्या होती हैं इन क्यूबरनेटिस, जिसमें हमने समझा था कि बेसिकली हम सर्विस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, किन कंपोनेंट्स के बीच में इस्तेमाल करते हैं और उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने बेसिकली 3 टाइप्स के बारे में देखा था, विच आर नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी एंड लोड बैलेंसर। इसके बाद हमने ये भी चेक किया था कि ईच सर्विस क्या करती है, जैसे कि जो सबसे पहली सर्विस है वो है क्लस्टर आईपी सर्विस, जो कि बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट क्यूबरनेटिस सर्विस होती है जो कि इंटरनल एक्सेस के लिए यूज़ होती है विद इन द क्लस्टर। मींस अगर किसी एक पॉड को अपने किसी दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करना हो तो वो इस सर्विस की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर पॉड की जो आईपी होती है वो स्टैटिक नहीं होती है और वो चेंज होती रहती है, जिस वजह से इस सर्विस को यूज़ करने की वजह से वो प्रॉब्लम रिड्यूस हुई। उसके अलावा हमने उसका प्रैक्टिकल भी देखा और ये भी देखा कि हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कमांड से आप उसकी इम्परेटिव वे में एक सर्विस को बना सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली लिखते हैं kubectl expose डिप्लॉयमेंट, उस डिप्लॉयमेंट का नेम, देन हाइफन हाइफन टाइप जो कि क्लस्टर आईपी है, देन हाइफन हाइफन पोर्ट, किस सर्विस के पोर्ट पे आप करना चाहते हैं, एंड देन आपका टारगेट पोर्ट जो कि इस केस में 8080 है। ठीक है। इसके बाद हमने समझा था कि नोड पोर्ट सर्विस क्या होती है। बेसिकली नोड पोर्ट सर्विस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक्सटर्नल यूज़र को अपने इंटरनल पॉड का एक्सेस देना होता है। मींस अगर किसी एक्सटर्नल यूज़र को इस पॉड का एक्सेस चाहिए तो वो नोड पोर्ट सर्विस के थ्रू जाता है, जिसकी जो पोर्ट रेंज होती है वो 30,000 टू 32,767 होती है। इसके अलावा जो उसकी इम्परेटिव कमांड होती है वो ये है kubectl expose डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली सेम कमांड है, इसमें बस आपको 2 चेंज करने होंगे। फर्स्ट वन इज़ दैट कि आप उसमें टाइप को मेंशन करें नोड पोर्ट, और अगर आप इसमें हाइफन हाइफन नोड पोर्ट भी मेंशन करते हैं तो वो स्पेसिफिक नोड पोर्ट आपको असाइंड हो जाएगा। पर आप अगर नोड पोर्ट मेंशन नहीं करते हैं तो वो इस रेंज के बीच में आपको एक नोड पोर्ट आपको दे देगा। तो ये था बेसिकली हमारा नोड पोर्ट सर्विस। इसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर लोड बैलेंसर सर्विसेज, मींस कि लोड बैलेंसर सर्विस क्या होती है। तो जैसे कि हमने समझा था कि किसी भी एक्सटर्नल यूज़र को अगर हम एक आईपी देंगे तो उसे रिमेंबर करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, और हर पॉड की आईपी क्रिएट करने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर हम प्रोडक्शन लेवल पे हो। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली किसी भी पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड से एक लोड बैलेंसर प्रोविजन कर सकते हैं। उस लोड बैलेंसर की यूआरएल से हम अपने तीनों सर्विसेज को मैप करेंगे। बेसिकली नोड पोर्ट से वो 3 सर्विस एक्सटर्नल यूजर्स को बाहर पहुंचेंगी और उस एक्सटर्नल पॉइंट को हम इस लोड बैलेंसर से मैप करेंगे, और इंटरनल यूज़ के लिए हम क्लस्टर आईपी यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो इस तरीके से हम एक लोड बैलेंसर की यूआरएल पे जब क्लिक करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दीज 3 सर्विसेज इन कंबाइंड। और इस लोड बैलेंसर को इम्परेटिव वे से क्रिएट करने की ये कमांड है। तो अब तक हमने ये डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर्विस डिस्कवरी क्या होती है क्यूबरनेटिस में। मींस हम किसी पॉड के अंदर जाके किसी और सर्विस को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, उसका डीएनएस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होती है, कैसे हम किसी पॉड के अंदर जाके उस सर्विस को चेकआउट करते हैं, और हर डीएनएस के जो नेम्स होते हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सर्विस डिस्कवरी एंड डीएनएस इन क्यूबरनेटिस। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर हम जनरली जो सबसे पहला एलिमेंट क्रिएट करते हैं वो होता है पॉड्स। अब जो भी रनिंग पॉड्स होते हैं जो कि हमारे क्लस्टर के अंदर चल रहे होते हैं, अगर सपोज कीजिए उस एक पॉड को हमारे किसी दूसरे नोड के दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बिल्कुल यही पढ़ा है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज की मदद से, क्योंकि जो पॉड्स होते हैं वो एफएमएल इन नेचर होते हैं। एफएमएल का मतलब है कि वो बहुत जल्दी क्रिएट भी हो सकते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। वो बहुत डायनेमिक इन नेचर होते हैं। तो हम उन्हें पब्लिक या आईपी एड्रेसेस से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है। तो यहीं पे मदद करता है हमारा सर्विस डिस्कवरी।
सर्वर डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि जितने भी कंटेनर्स या पॉड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केल अप या डाउन होते रहते हैं डायनेमिकली। मीन्स कि सपोज कीजिए मेरे पास अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आया तो मेरे जो पॉड्स होंगे वो स्केल अप हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलिंग की मदद से। पर वहीं अगर हमारा ट्रैफिक कम हो गया तो वो स्केल डाउन हो जाएंगे। अब जितने भी पॉड्स क्रिएट होते हैं उनकी सबके पास अपनी अपनी आईपीज होती हैं। अब अगर हम आईपी से एक पॉड को दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करें तो जब ट्रैफिक कम हो रहा है तो वो पॉड्स तो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें एरर्स आ सकते हैं। तो इसलिए हम उन्हें डायनेमिक आईपी देते हैं, ना कि डायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए। और हम इसके लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि सीमलेस इंटर सर्विस कम्युनिकेशन हो पाता है। इसके अलावा हम अभी ये भी देखेंगे कि कैसे सर्वर डिस्कवरी मदद करता है कि हम इन दो चीज़ों के बीच में सर्विस की मदद से तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट सर्विस भी एक टाइम पे एक आईपी ही देता है। अब सपोज कीजिए उसने इन दो सर्विसेज के बीच में एक आईपी दी, ठीक है। सपोज करते हैं हम इस आईपी को अभी के लिए एक सर्विस लेते हैं क्लस्टर आईपी, ठीक है। अब इस क्लस्टर आईपी पे सपोज कि जब उसने ये पॉड्स के बीच में कनेक्शन बैठाला और कुछ टाइम के बाद मेरा ट्रैफिक जब कम हुआ तो क्योंकि मेरा ट्रैफिक कम हो चुका है तो हम जितने एक्स्ट्रा पॉड्स हैं उनको डिलीट कर देंगे फॉर द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये पॉड डिलीट हो जाएगा। अब ये आईपी तो सेम रहेगा पर सर्विसेज में हमें कई बार ये दिक्कत हो सकती है कि हम कैसे क्लस्टर आईपी को भी याद रखें, क्योंकि क्लस्टर आईपीज भी डिफरेंट होती हैं। अगर मैं फ्रंट एंड को बैक एंड से कर रहा हूं तो उसकी एक क्लस्टर आईपी सर्विस बनेगी, बैक एंड को डेटाबेस से कर रहा हूं तो उसकी एक क्लस्टर आईपी सर्विस बनेगी। ऐसे तरीके की हमारे अगर बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे फंक्शन में तो इससे बहुत सारी क्लस्टर आईपी बन सकती है। तो इसके लिए हम समझेंगे कि कैसे हम एक सर्विस का डीएनएस निकाल सकते हैं, जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। जो एक सर्विस होती है उसके पास उसके खुद के नेम स्पेस के अंदर एक डीएनएस सेव होता है। अगर हम उस डीएनएस पे कर्ल या एनएस लुकअप करें तो उस सर्विस से जितने भी पॉड्स कनेक्टेड है हम उनको फैच आउट कर सकते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और सर्वर डिस्कवरी किन किन मेथड से होती है, चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्यूबरनेटिस में दो तरीके की सर्विस डिस्कवरी होती है। द फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड द सेकेंड वन इज डीएनएस, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड है आजकल के वे में, क्योंकि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है अब वो डेप्रिकेट हो गई है। पर फॉर द नॉलेज पर्पस हम दोनों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्विस क्या होती है। तो सपोज करते हैं कि जब भी आप एक पॉड क्रिएट करते हैं तो जो क्यूबरनेटिस होता है वो उसके अंदर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल को इंजेक्ट कर देता है सर्विस के नाम से उस कंटेनर में। तो जो वो इंजेक्ट करता है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, सर्विस नेम हाइफन सर्विस होस्ट या फिर सर्विस नेम हाइफन सर्विस पोर्ट। ये इस वे में इन सबको इंजेक्ट कर देता है एज इन्वायरमेंट वेरिएबल। अगर हम एक एग्जांपल लें माई सर्विस का, तो माई सर्विस एग्जाम्पल अगर हमने पहले से क्रिएट कर रखी है तो अब इसमें क्या दिक्कत है कि जैसे सपोज कीजिए हमने पहले एक सर्विस क्रिएट कर ली माई सर्विस, ठीक है। अब हम उसके बाद एक पॉड क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी वो पॉड्स क्रिएट होंगे उनके अंदर बाय डिफॉल्ट एक माई सर्विस होस्ट के नाम से उस सर्विस की आईपी मींस क्लस्टर आईपी और वो क्लस्टर आईपी किस पोर्ट पे है, ये दोनों एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल पास हो जाती थी इन अ कंटेनर, सो दैट वो कंटेनर समझ जाए कि हाँ मैं इस क्लस्टर आईपी की मदद से सर्विस से मैं दूसरे पॉड से बात कर सकता हूं। पर इसमें एक लिमिटेशन था, वो क्या, वो ये कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल तभी उसमें जाएंगे जब वो पॉड क्रिएशन हो रहा होगा। अब आप सपोज करिए कि मैंने एक पॉड पहले से क्रिएट करके रखा है, ठीक है। अब इस पॉड क्रिएट करने के बाद मैंने सर्विस को प्रोविजन किया, ठीक है। तो इस पॉड के पास वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नहीं होंगे जो इस सर्विस के कॉन्फ़िगरेशंस में होंगे, क्योंकि हमने पहले पॉड बनाया है बाद में सर्विस, जिस वजह से इसमें अंदर ये लिमिटेशन थी। अब अगर हम इस सर्विस के बाद हम इस पॉड को बनाते तो हमारे पास ये सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि हमने पहले सर्विस बनाई है बाद में पॉड क्रिएशन किया है। पर हम पॉड क्रिएशन पहले कर चुके हैं जिस वजह से अब इसमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल पास नहीं हो पाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से हम अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ये एक लिमिटेशन थी। इसके अलावा ये एडवांस फीचर जैसे कि लोड बैलेंसिंग हो गया, नेटवर्क पॉलिसीज़ हो गया, CNI प्लगइन्स हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल इनको भी सपोर्ट नहीं करता था। ये थे इनके लिमिटेशंस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि DNS क्या होता है और इसने इन लिमिटेशंस को कैसे सॉल्व किया। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कई बार ऐसा केस आता है जिसमें पॉड्स और सर्विसेज को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है।
जिसके लिए उन्हें एक रिलायबल, एफिशिएंट और एक नेम रेजोल्यूशन कन्वर्ट करने के लिए एक सर्विस नेम चाहिए होता है जो कि उन आईपी एड्रेसेस से मैप हो, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट उस डीएनएस पे क्लिक करके उस दूसरी सर्विस को एक्सेस कर सकें। बट इसके लिए एक इफेक्टिव डीएनएस सर्विस चाहिए जो कि नेटवर्क ट्रैफिक और इन सभी कंपोनेंट्स को एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में, जो कि क्यूबरनेटिस जैसा टफ इन्वायरमेंट है, उस पर हैंडल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है डीएनएस एंड कोर डीएनएस की, जो कि बैकबोन होती हैं सर्विस डिस्कवरी के लिए इन क्लस्टर्स। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि डीएनएस क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि बैकबोन ऑफ इंटरनेट होता है। सपोज कीजिए कि आप amazon.com पे गए, ठीक है। आप amazon.com पे जाने के बाद आप जो सबसे पहली चीज़ चूज़ करते हैं वो है शॉपिंग कार्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि उस शॉपिंग कार्ट की जगह आप amazon.com पे जाने के बाद आपको चुनना होगा 192.168.1.1, तो क्या आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा सिंपलर रहेगी कि आप amazon.com पे जाने के बाद इस डायरेक्ट आईपी पे फिर से जाएं, कि आपके लिए ये सिंपलर रहेगी कि आप किसी एक स्लैश मेन्यू ऑप्शन पे जाएं? मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ये ऑप्शन ज़्यादा सही लगा होगा कि आप स्लैश मेन्यू के लिए करें। तो ये बेसिकली हम राउटिंग कर रहे हैं अपने डीएनएस सिस्टम पे कि अगर हमारे www.amazon.com पे कोई सर्विस आए, उसके बाद वो किसी स्लैश मेन्यू पे क्लिक करे, तो जो हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होना चाहिए वो इस पर राउट करे। ये क्रिटिकल ट्रांसलेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए। जिसकी सपोज कीजिए कि आप इस www.amazon.com पे आपके यूज़र ने हिट किया, तो सबसे पहले वो जो सर्विस होगी वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशंस होंगी कि आपके जो मैपिंग्स है, मीन्स कि एक जो आपका amazon.com है वो किस आईपी से मैप हो रखा है और जो स्लैश मेन्यू है वो किस आईपी से मैप कर रखा होता है। तो डीएनएस इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स रखता है। तो सपोज़ कीजिए जब आपके यूज़र ने इस पर क्लिक किया तो वो डीएनएस रेजोल्यूशन के पास गया, जिसके बाद उसने देखा कि amazon.com की आईपी क्या है। उसके बाद उसने उस आईपी को मैप करे हुए को आपको पास ऑन किया, ओके। उसके बाद आपके पास एक amazon.com का पेज ओपन हो जाता है। अब आपको उस पर कोई HTTP रिक्वेस्ट करनी, मीन्स आपको स्लैश मेन्यू पे जाना है या आपको स्लैश चेकआउट करना है या आपको और भी जो भी सर्विस है वो चेकआउट करना है, तो आप एक HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसके बाद जो भी HTTP रिक्वेस्ट होंगी वो इंटरनेट पे जाएंगी। अब स्लैश मेन्यू के अंदर कौन सा पेज खुलेगा, कौन सी सर्विस उसके अंदर इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, कौन सा LB क्रिएट होना चाहिए, तो ये सब जो सर्विसेज होती हैं इसको क्रिएट करते हुए आपको जो बैक रिस्पॉन्स मिलता है वो आपकी मेन्यू पे शो होता है। तो बेसिकली इस आर्किटेक्चर की मदद से जितने भी जो ये ई कॉमर्स साइट्स होती हैं ये वर्क करती हैं। तो ये मतलब होता है डीएनएस का। इसके अलावा जो डीएनएस होता है वो बहुत तरीके की फीचर्स को इनेबल कराता है, जिसकी ब्राउज कैशे चेक, ऑपरेटिंग सिस्टम कैशे चेक, डीएनएस रेजोल्यूशन क्वेरी, रिवर्स क्वेरी। चिंता मत कीजिए, हम इन सभी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप बस देखते रहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रूट नेम सर्वर्स होते हैं जो इन बिटवीन जो डीएनएस जा रहा होता है उसको तोड़ते हैं। आप सपोज करिए कि आपके पास एक सर्वर है, मतलब मीन्स एक डोमेन है amazon www.amazon.com, ओके, amazon.com। तो एक डीएनएस सर्वर होगा, वो सबसे पहले चेक करेगा कि किस डायरेक्टरी के पास .com है, तो उस डीएनएस सर्वर से ये .com रिजॉल्व होगा। देन उसके बाद वो चेक करेगा कि किसके पास amazon.com है, फिर किसके पास www.com है। इन सभी डीएनएस सर्वर को रिजॉल्व करने के बाद ही आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिलता है। तो बेसिकली ये 13 नेम सर्वर इन डिफरेंट नेम सर्वर्स होते हैं जिनके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये होता है बेसिकली एक डीएनएस का मतलब और डीएनएस सर्वर क्या करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये डीएनएस सर्वर क्यूबरनेटिस में कैसे हेल्प करते हैं। तो डीएनएस बेस्ड सर्विस डिस्कवरी, जिसको हम लोग क्यूबरनेटिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो जो क्यूबरनेटिस के अंदर हम इंटरनल डीएनएस सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कोर डीएनएस भी कहते हैं, वो एक ऑटोमेटिक नेम रेजोल्यूशन देता है जिसकी मदद से हम अलग अलग सर्विसेज को डिस्कवर करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये ईच सर्विस होती है उसको एक स्टेबल डीएनएस नेम मिलता है। मतलब कि सपोज करें कि अगर आपने एक सर्विस बनाई, ठीक है, इस सर्विस को आपने क्लस्टर के अंदर कंटेन किया। अब इस सर्विस को तो एक आईपी मिलेगी, क्लस्टर आईपी, ओके, जिसकी मदद से जितने भी पॉट्स हैं इस क्लस्टर में वो एक दूसरे की मदद से, इसकी मदद से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अब सपोज कीजिए कि मुझे
इस पॉड के अंदर जाके इसके अंदर जो एक फंक्शन चल रहा है उसको इस पॉड के अंदर से कॉल करना है, ठीक है। अब इसके लिए आईपीस तो चलिए ठीक है, तो ये 3 जो पॉड्स हैं इनके लिए तो ये आईपीस ठीक है, बट सपोज कि यहीं पे मेरे पास अगर 1000 पॉड्स हों, ठीक है, और फिर इन 1000 पॉड्स के लिए मुझे हर पॉड के अंदर एक आईपी मैपिंग करनी हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले हर सर्विस के अंदर डिस्क्राइब करना होगा, उसकी आईपी लेनी होगी, देन हम उस पॉड के अंदर उसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक हैप्टिक टास्क हो सकता है हमारे लिए अगर हम बेसिकली ये कर रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि इसके अलावा हम डीएनएस से इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डीएनएस करता क्या है, वो आपको एक स्टेबल डीएनएस नेम देता है, ठीक है। तो पॉड्स क्या करते हैं, जब भी उस स्टेबल डीएनएस नेम पे जाते हैं तो जो सर्विस का होस्ट नेम होता है वो उससे आईपी एड्रेस से मैप हो जाता है। बेसिकली जस्ट लाइक डीएनएस में डीएनएस सर्वर्स होते हैं, तो सर्विस के पास भी कुछ सर्वर्स होते हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है कि कौन सा डीएनएस किस सर्विस की आईपी से मैप हो रखा है। तो जब भी हम किसी पॉड के अंदर उस डीएनएस से क्वेरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्यूबरनेटिस का डीएनएस सर्वर, जो कि क्यूब डीएनएस या कोड डीएनएस के नाम से आपको kubectl getpot हाइफन नेम स्पेस क्यूब सिस्टम में दिख जाएगा, वो इसको रिजॉल्व करता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपका सर्विस नेम होता है, उसके बाद आपका नेम स्पेस, देन सर्विस जो कि हम उसे एसवीसी से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, देन आपका क्लस्टर, और फिर वो कहाँ पे है, वो लोकल पे है, क्लाउड पे है, या ऑन प्रीमाइसेस पे है। तो एक एग्जांपल के तौर पे जिसकी मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो सपोज करते हैं मेरे पास एक सर्विस है बैकएंड, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर मेरी डिप्लॉयड है, ओके। तो ये हमारे 2 डिटेल्स हो गई। तो अगर इस डिटेल के लिए जो हमारी डीएनएस बनेगी तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड डीएनएस होता है। सपोज करें कि अगर आपको किसी सर्विस की आईपी जाननी तो आप क्या करेंगे, आप उस सर्विस की डिस्कवरी में जाके चेक करेंगे डिस्क्राइब करके। पर अगर मुझे डीएनएस पता करना है, अगर फिर भी मैं डिस्क्राइब के अंदर जाके चेक कर रहा हूँ तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए क्यूबरनेटिस ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आपकी अगर जो सर्विस है उसका नेम, आपकी नेम स्पेस का नेम, और उसके बाद एस सर्विस, आपका क्लस्टर, और वो कहाँ पे है। इस फॉर्म से अगर आप किसी भी क्लस्टर के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट या क्वेरी करेंगे तो वो जो आपकी सर्विस है ये उसी के पास राउट होगा। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड की मदद से अब हमें हर बार किसी आईपी को चेक नहीं करना पड़ेगा, और बेसिकली इसकी मदद से हम उसको राउट कर सकते हैं। तो एनी पॉड इनसाइड द क्लस्टर कैन रिजॉल्व द नेम इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन आईपी। तो अगर आप इस डीएनएस रेजोल्यूशन को एक टेस्टिंग पर्पस के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप एनएस लुकअप या डिक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि मैं भी आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा जिसमें मैं एक पॉड डिप्लॉय करूंगा और उसमें मेरा एनजेनिक्स सर्वर चल रहा होगा, ठीक है। अब इस पॉड को मैं एक सर्विस होगी नोड पोर्ट की, उस नोड पोर्ट की सर्विस से एक्सपोज करूंगा, ठीक है। अब उस नोड पोर्ट की सर्विस में जो एक मेरा नोड है, बेसिकली जो ये पॉड जिस नोड के अंदर है उस नोड का मैं पब्लिक आईपी लूँगा, ठीक है। और उस पब्लिक आईपी पे जो भी मेरा नोड पोर्ट की आईपी है, सपोज करते हैं वो 30,001 है, ठीक है। उस पर जब मैं कर्ल करूँगा तब मेरे को एनजिनिक्स का वेब पेज HTML फॉर्म में शो होगा। बट इसी की जगह मैं अगर इस कमांड से कर्ल करूँगा जो कि कुछ इस प्रकार होगी, हमारी सर्विस का नेम, देन हमारा नेम स्पेस जो कि हम डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनाएंगे, देन हमारा एसवीसी, क्लस्टर एंड लोकल। तो सेम जो HTML वेब पेज यहाँ शो हो रहा था वो हमें यहाँ शो होगा। तो अभी हम इस प्रैक्टिकल को करके देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या थ्योरी है इसमें, ओके। तो ये हमने समझा कि कैसे एक स्टैंडर्ड सेट हुआ डीएनएस रेजोल्यूशन के लिए, जिसे हम लोग कोड डीएनएस कहते हैं। तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स कर देता है सर्विस आईपी की चेंज को। सपोज करिए कि आपने एक जो क्लस्टर आईपी बना रखा है आपने उसको डिलीट कर दिया और एक नई सर्विस आईपी बनाई, तो जो ये डीएनएस होगा जो कि क्यूबरनेटिस का डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहा है उसमें आपको मैनुअली जाके कुछ अपडेट नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा ये लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी लिमिटेशंस हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में मिलते हैं वो इस डीएनएस में सारे रिजॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा ये सभी नेम स्पेसेस में बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है बिना किसी की दिक्कत के। तो अब चलिए समझते हैं कि कोड डीएनएस के प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोड डीएनएस ही हमारा डिफ़ॉल्ट डीएनएस सर्विस होता है, जो कि आप अब तक समझ गए होंगे, जिसे हम लोग क्यूब डीएनएस भी कहते हैं। ये डिप्लॉयमेंट्स के अंदर हमारे क्लस्टर में रन होता है।
जिसका कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो कोर डीएनएस के अंदर एक कॉन्फ़िग मैप में सेव होता है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको लेके चलूँगा, उसमें आप क्यूब सिस्टम में हमारे जो पॉड्स चल रहे होंगे उसमें कोर डीएनएस और एक क्यूब डीएनएस नाम के पॉड चल रहे होंगे जो इसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये हमारी कॉन्फ़िग YAML होती है जो इन कोर डीएनएस को संभालती है, जो कि क्यूब सिस्टम नेम स्पेस में होती है, और ये बेसिकली चेक करती हैं कि आपके कोई एरर्स आए, अगर आपका स्टेटस कैसा है, वो रेडी पे है कि नहीं, और कौन कौन से उसके डीएनएस हैं, उसको कैसे मॉनिटर करना है प्रोमेथियस की मदद से। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉन्फ़िग मैप में सेव होती है। कॉन्फ़िग मैप बेसिकली एक ऐसे डेटा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा को सेव करते हैं, तो ये उसी ऑब्जेक्ट में सेव होता है, ठीक है। ये बेसिकली इंश्योर करता है कि हमारा जो सर्विस डिस्कवरी है वो ऑटोमेटिक वे में हो। मींस मेरे को हर बार सर्विस डिस्कवरी के लिए इनेबल ना करना पड़े कि मुझे डीएनएस चाहिए एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो ऑटोमेटिक ही इनसाइड पे इनेबल्ड हो जाए, और जब भी मैं डीएनएस पे एनएस लुकअप या कर्ल करूं तो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं कि हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में मैं एक एनजिनिक्स पॉड को डिप्लॉय करूंगा। जैसा कि अब आप इस YAML फाइल से फैमिलियर हो ही गए होंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपने 4 कोर एलिमेंट्स को लेंगे, उसके बाद हम मेटा डेटा एंड स्पेक, जिसके अंदर हम मेटा डेटा के अंदर अपना नेम्स एंड लेबल्स मेंशन करेंगे, और स्पेक में अपने कंटेनर्स को। इस पॉड को डिप्लॉय करने के बाद हम सबसे पहले इसको एक सर्विस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग पहले अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे जो कि एनजिनिक्स सर्विस होगी, और बेसिकली मैं इसको क्लस्टर आईपी पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इसका कुछ भी टाइप मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप मेंशन भी कर दूँ, टाइप क्लस्टर आईपी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लस्टर आईपी इनेबल्ड रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लस्टर आईपी लिख भी देता हूँ तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके अलावा हम यहाँ सेलेक्टर्स मेंशन करेंगे और कौन से पोर्ट पे हमें इसे यूज़ करना है। बेसिकली हम जो इसमें प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो TCP है, ठीक है। इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एक और कंटेनर चलाएंगे विद द इम्परेटिव वे कमांड्स। इम्परेटिव वे का मतलब है कि बिना YAML फाइल के लिखे हुए हम उस पॉड को क्रिएट करेंगे। तो हम इस कमांड की मदद से एक बिजी बॉक्स नाम का पॉड क्रिएट करेंगे जिसमें एक बिजी बॉक्स इमेज रन हो रही होगी। फिर एग्जैक्ट करके मीन्स उस पॉड के अंदर जाके हम उस एनजिनिक सर्विस जो कि हमारी ये है, इसे NS लुकअप करेंगे। मीन्स इसके अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हो पा रही है कि नहीं। इसके बाद हम एक नोड पोर्ट की सर्विस भी बनाएंगे और उसको अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे क्या उस नोड आईपी पे वो सर्विस डिस्कवरी हमें मिल रही है कि नहीं। और उसके बाद हम एक लोड बैलेंसर सर्विस से भी इसको चेक करके देखेंगे। तो मुझे लगता है इसमें करने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इन सभी प्रैक्टिकल्स को करके देखते हैं, और एट द एंड समरी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स किन किन मामलों में काफ़ी हद तक डिसएडवांटेजेस है। मींस उसमें कोई भी आईपी अपडेट्स, लोड बैलेंसिंग, क्रॉस नेम कम्युनिकेशंस, रिलायबिलिटी, ये सब नहीं मिलती, पर उसकी जगह डीएनएस बेस्ड डिस्कवरी में हमें ये सब मिलती है। तो मेरा मानना तो यही है कि आपको इंटरनल कम्युनिकेशन हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस हो, इनके लिए आपको डीएनएस डिस्कवरी यूज़ करना चाहिए, जिसमें इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वो क्लस्टर आईपी यूज़ करता है और एक्सटर्नल के लिए नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर करता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए कोर डीएनएस एंड सर्वर डिस्कवरी का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना क्लस्टर शो करके दिखा देता हूँ, kubectl गेट नोड्स करके। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे क्लस्टर में 2 नोड्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर अपना सबसे पहले एक सैम्पल YAML देख लेते हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बेसिकली ये एक सैम्पल YAML यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मैं एक फ्रंट एंड के लिए एक पॉड ले रहा हूँ एनजिनिक्स का, और मैं उसको इस सर्विस की मदद से एक्सपोज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बैकएंड के लिए भी एक सर्विस एनजिनिक्स का ही ले रहा हूँ, बट मैं उसको नेम कर रहा हूँ बैकएंड से, और ये उसकी सर्विस है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक ही YAML में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रखा है, और उसको स्टोर करने के लिए मैंने 3 हाइफन्स यूज़ किए हैं। तो बेसिकली इस तरीके को यूज़ करके आप एक YAML में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी kubectl apply -f core-dns.yaml, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे 2 पॉड्स और 2 सर्विसेज क्रिएट हो गई हैं। तो चलिए अब इसे चेकआउट कर लेते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा kubectl get all। तो आप देख सकते हैं हमारी इसमें बहुत सारी सर्विसेज इस समय चल रही हैं, तो मैं जो काम नहीं है उनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए कर देता हूँ kubectl delete deploy मीन्स डिप्लॉयमेंट, और हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम है
nginx डिप्लॉय। ओके, तो ये बेसिकली हमारी डिलीट हो गई। बाकी हम अपनी सारी सर्विसेज को भी डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा kubectl डिलीट svc। उसके बाद हमारी सर्विस है क्लस्टर IP svc। ओके, एक मिनट, मैंने गलत नाम स्पेल कर दिया, आर मिसिंग था, क्लस्टर IP svc। इसके बाद मैं एक और सर्विस को डिलीट कर देता हूँ विच इज़ LB svc। देन हमारी सर्विस जो काम की नहीं है वो है नोटपोर्ट, एंड देन हमारी जो काम की नहीं है वो है PHP अपाचे। ओके, PHP अपाचे, ठीक है। अब हमने सब डिलीट कर दी हैं। ओके, ये नेम गलत है, ठीक है, अब ठीक है सब। तो अब मैं अगर kubectl गेट ऑल करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे 2 पॉड्स रनिंग हैं बिल्कुल सही स्टेट में। ये उनकी बैक एंड और ये उनकी फ्रंट एंड सर्विस है जो कि अभी अभी फ्रेश क्रिएट हुई हैं, और ये हमारा बेसिकली मैट्रिक्स सर्वर है जो हमें कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉड के अंदर जाएंगे, मींस फ्रंट एंड पॉड के अंदर, और कर्ल करके देखेंगे कि बैक एंड की जो सर्विस है क्या हम उसकी मदद से बैक एंड को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा kubectl exec -d, ठीक है। तो इसके बाद हम ये करेंगे, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे -it होगा, -it। उसके बाद हमारे पॉड का नेम जो कि है फ्रंट एंड, तो मैं लिखता हूँ फ्रंट एंड। उसके बाद हम इसके ये डबल जो हाइफन होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको जो भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आप इस डबल हाइफन के आगे लिख सकते हैं। तो मैं इस डबल हाइफन के आगे कर्ल, और अपने आप देख सकते हैं जो हमारी बैकएंड सर्विस है उसकी IP को कर्ल करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने फ्रंट एंड पॉड के अंदर से बैकएंड पॉड की सर्विस को ट्राई किया तो मेरे को HTML पे nginx का वेब पेज साफ साफ शो हो रहा है। इसका मतलब कि मैं फ्रंट एंड के पॉड से बैक एंड की सर्विस को एक्सेस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर IP, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको बैक एंड का शो कर देता हूं विद फ्रंट एंड। तो उसके लिए मैं फ्रंट एंड की जो सर्विस है उसकी IP कॉपी कर लेता हूं। तो उसकी IP ये रही, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं बेसिकली इसमें बैक एंड्स पे जाके फ्रंट एंड का आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हम अब बैक एंड पॉड के अंदर जा रहे हैं और ये अब मैं फ्रंट एंड की जो सर्विस है उसकी IP यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा जो nginx पेज है, क्योंकि हमने दोनों पे nginx पेज ही ले रखा है, तो वो हमारा यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमने ये तो पता ही था कि हम क्लस्टर IP की मदद से इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, पर हम अब डोमेन नेम सिस्टम जो कि हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन सिस्टम कहते हैं उसकी मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब उसको सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक पॉड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉड्स लिस्ट डाउन कर लेते हैं। उसके लिए मैं लिखता हूँ kubectl get pod। तो आप देख सकते हैं हमारे 2 पॉड्स रनिंग है, और अगर अब उनकी हमें सर्विस चेक करनी है तो हम करेंगे kubectl get svc, ठीक है। तो ये हमारी बैक एंड की और फ्रंट एंड की सर्विस चल रही है। तो अब हम इसको फुल्ली क्वालिफाइड नेम सिस्टम से करने के लिए चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक पॉड के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ kubectl की स्पेलिंग गलत है, kubectl exec -it। देन हमारे पॉड्स के नेम हैं बैकएंड, तो मैं बैकएंड के अंदर जाता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अंदर मैं sh करके बैश शेल में जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हैश का मतलब है कि हम उसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमको जाने के बाद क्या करना है, हमें लिखना है cat/etc/resolve.conf। ओके, मीन्स रिजॉल्व करने वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो यहाँ सेव होती हैं। तो हमें उसको देखना है कि उसका क्या नेम है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक नेम दिखेगा default svc.cluster.local। तो अगर हम रिवाइज़ करें तो हमने यही पढ़ा था कि जब भी हम कोई सर्विस बनाते हैं तो उसका जो नेम होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले उस सर्विस का नाम होता है, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि इसमें उस सर्विस का नाम होगा, ठीक है। इसके बाद वो कौन से नेम स्पेस में वो होगा, उसका क्लस्टर क्या है वो होगा, और उसके बाद उसका जो लोकल पे है वो होगा। तो ये बेसिकली उसी फॉर्मेट पे यहाँ प्रिंटेड है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम अपने दूसरे पॉड पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बैकेट के अंदर हूँ, तो मैं फ्रंट एंड पॉड के सर्विस को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा कर्ल, ओके,
कर्ल करने के बाद हमारी जो सर्विस का नाम है, हम बैकएंड में तो हम फ्रंट एंड की करेंगे, फ्रंट एंड डॉट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, डॉट svc मीन्स सर्विस, डॉट क्लस्टर एंड डॉट लोकल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने इस कहाँ गया ये, इस पाथ पे हमने जब कर्ल किया तो हमें हमारा एंजेनिक स्पेस साफ साफ दिख रहा है। बेसिकली ये उसका डीएनएस नेम सर्वर है, जिसकी मदद से हम बैकएंड के अंदर होने के बाद भी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने बैकएंड पॉड के अंदर एक्सेस किया था, हम फ्रंट एंड की सर्विस को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको फ्रंट एंड की पॉड्स के अंदर जाके बैक एंड की सर्विस चेक करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना लगेगा, kubectl exec -it फ्रंट एंड -बैश शेल में। ठीक है, अब हम यहाँ आ चुके हैं, आप ls करके चेक कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ कर्ल करना है। सबसे पहला क्या होता है, सर्विस का नेम, तो सर्विस का नेम होगा बैक एंड। उसके बाद क्या होता है हमारा नेम स्पेस का नेम, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, तो डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारा होता है सर्विस, तो सर्विस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं svc। देन हमारा क्लस्टर कौन सा है, तो हमारा नॉर्मल क्लस्टर है जो कि लोकल पे है। तो ये हमने सब टाइप कर दिया। अब इस पर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर भी हमारा एंजेनिक शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली हमने चेक कर लिया कि कैसे हम डोमेन नेम सिस्टम से किसी और सर्विस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। तो हमने अभी तक चेकआउट कर चुके हैं कि सर्विस डिस्कवरी क्या होता है और उसमें हम डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, जिसमें हमने पहले समझा कि क्या उसका फॉर्मेट होता है। उसके बाद हमने चेकआउट किया कि वो कहाँ पे पॉड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी बेसिकली लोकेशन क्या होती है, और हम उसको कर्ल या एनएस लुकअप करके कैसे कर सकते हैं। आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बेसिकली बिना पॉड्स के अंदर जाए हुए आप किसी और सर्विस के नेम को एनएस लुकअप से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको चेकआउट करें कि क्या मैं बिना पॉड्स के अंदर जाए भी अपने डीएनएस एनएस लुकअप को चेकआउट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको ब्लॉग्स यहाँ दे रखे हैं, तो आप प्लीज़ उन ब्लॉग्स को चेकआउट करें, जिससे कि अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।